हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें फ्लूइड के बारे में लोग पढ़ रहे थे एंड द हेडिंग इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अंडर रोटेशन. So a liquid has been filled in a container and that container is being rotated with constant angular velocity omega. So आपसे पूछेगा कि इसका जो फ्री सरफेस है किस तरह का ओरिएंटेशन लेगा, किस तरह का शेप लेगा, वो अपने को बताना है. सो अगेन जब कभी हम शेप या इसके बारे में पढ़ते हैं कंटेनर के तो हम कंटेनर के रिस्पेक्ट पे जाते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर अगर आप वॉच करोगे तो यू विल फाइंड कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर सूडो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल के नाम से. सो किसी भी अगर एक मॉलिक्यूल को अगर आप कैच करते हो जो कि मे बी लाइक यहाँ पर है, ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो और जो कि यहाँ से लेट्स इसके एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर है. So in case you are considering a molecule which is at a x distance, you'll find it will be subjected with an acceleration called g as well as a centrifugal acceleration called x omega square. And as per our rule कि अगर आपको इफेक्टिव ग्रेविटी मिलता है तो उस ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उसका सरफेस के ओरिएंटेशन को देखते हैं. सो इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी समवेयर हियर, सो दैट्स द जी इफेक्टिव. इसका जो ये परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी एक्टिंग द टेंजेंट एट दैट लोकेशन. अगर ये टेंजेंट का काम करेगा तो फिर हम ये थीटा मेजर करके उसका स्लोप मेजर कर सकते हैं. अगर ये थीटा हो गया सो अगेन दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. यू कैन चेक दैट बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज दिस कि अपने पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी राइट इट एज एक्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी. ये किस पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, जो कि एक्स डिस्टेंस उस एक्सिस से लाई कर रहा है, इस पॉइंट के बारे में बात हो रहा है. नाउ अगर हम अपना ओरिजिन इस रोटेशन एक्सिस पे रखते हैं तो जो भी कर्व बनेगा उसके लिए ये जो लाइन बनाया गया है दिस लाइन इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए टेंजेंट. अगर ये टेंजेंट होगी तो हम जानते हैं कि ये स्लोप का भी काम करेगा. सो स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan थीटा. दिस इज व्हाट वी नो कि tan थीटा से हम स्लोप लिख सकते हैं और विच इज आल्सो इक्वल टू dy अपॉन dx. ना इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं. अगर इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे देन यू विल रियलाइज कि अपने को पता चलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर बाई जी. ना अपने को y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए था तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना होगा, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g. और इसकी लिमिट्स कुछ इस तरह से पिक कर लेंगे ताकि वो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आता है इनडेफिनेट केस में वो ज़ीरो हो जाएगा. यानी x को ज़ीरो रखते समय y को भी ज़ीरो प्लेस कर लेंगे. सो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g दैट बिकम्स द कर्व दैट विल अपीयर. इसका मतलब है कुछ इस तरह का कर्व अपीयर होने वाला है जिसको मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो लिक्विड विल बी राइजिंग अप और राइजिंग अप इन दिस वे एज वेल. और जिस पॉइंट एक्स के बारे में लोगों ने बात की तो उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा अपीयर करेगा. ये टेंजेंट थी और उसका स्लोप ने यहाँ पर मेजर किया. उस स्लोप को फिर dy अपॉन dx से इक्वेट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्मूला बन गया. ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो पैराबोला को इंडिकेट कर रहा है. पैराबोला बोले तो इन 2 डायमेंशन में ये पैराबोला नजर आएगा. अगर आप 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये पैराबोला रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से. सिंस ये रोटेट करेगा तो जब ये पैराबोला को रोटेट कराएंगे देन यू विल फाइंड कि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनेगी. उस ज्योमेट्री को हम पैराबोलाइड बोलते हैं. सो हम बोलेंगे फ्री सरफेस विल बी पैराबोलाइड. सो कंक्लूजन अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्री सरफेस विल बी पैराबोलाइड. सबसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द दिस फ्री सरफेस. यू से इट्स अ पैराबोलाइड एंड देन वो पैराबोला जिससे ये पैराबोलाइड बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है. सो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g. एंड इसका ओरिजिन कहाँ पकड़ेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ेंगे जहाँ पर x जीरो है, वहीं पर y जीरो क्लेम करेंगे. एंड देन फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर आप ये 2 पॉइंट हाइट के वाला पॉइंट देखते हैं और ये ओरिजिन वाला पॉइंट देखते हैं तो इसकी वैल्यू बताइए, h की वैल्यू बताइए. तो उसके लिए अपने को ये देखना होगा कि ये डिस्टेंस कितनी है. लेट्स ये डिस्टेंस r है, रेडियस के बराबर है.
उस एच को हम इस इक्वेशन से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम वाई को एच रखना चाहते हैं तो अपने को एक्स को आर रखना पड़ेगा. तो यूजिंग दिस वी कैन से कि एच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट कि इस एक्स लेवल से किसी भी लोकेशन पर वाटर का जो सरफेस है उसका हाइट कितना है वो कैलकुलेट किया जा सकता है. सो दिस फार्मूला बिकम्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू. और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए जो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से अपना फ्री सर्फेस को डिज़ाइन कर लेते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर in case of completely filled and closed container. So we got a completely filled closed container. Let's say container है कुछ क्यूबॉइडल शेप का और उस पर हमने लिक्विड को कम्प्लीटली फिल किया हुआ और इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं. एक्सेलेशन वाला केस है. एल से ये कुछ डायमेंशंस वगैरह दिया गया है. ये डायमेंशन एल है और ये जो डायमेंशन है वो एच है और एक थर्ड डायमेंशन है वो भी दे सकते हैं आपको. अपने को देखना कि किस तरह से ये वेरी करेगा, प्रेशर कैसे वेरी करेगा. सो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी एज्यूम कर सकते हैं. लेट से हम इस डायरेक्शन को मेजर करने को हम एक्स पकड़ेंगे कि ये हमारा एक्स का मेजरमेंट है और इस डायरेक्शन को मेजर करने को वाई पकड़ेंगे इस कॉर्नर से. सो एक्स विल बी इन दिस लेफ्ट डायरेक्शन, वाई विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव. आप जो ओरिजिनल नॉर्म होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू. सो क्या होता है कि अपने को उसी रूल को फॉलो करना है. किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उस पॉइंट पर देखेंगे कि कितना एक्सेलरेशन लग रहा है कंटेनर के फ्रेम से. सो कंटेनर इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड फ्रेम से एक स्यूडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम जी. और इन दोनों का जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इस इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जी इफेक्टिव आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर उसका सरफेस लेता है. कब? जब ये ओपन सरफेस होता है यानी कि ऊपर से ओपन रहता है. सिंस यहाँ पे क्लोजली कम्प्लीटली क्लोज्ड है तो फिर सरफेस अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा. और अगर सरफेस चेंज नहीं कर पाएगा तो फिर हम इन्हीं दो एक्सेलरेशंस को डायरेक्टली यूज़ करेंगे, एक्स कंपोनेंट सेपरेटली एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली. ये क्या बोलने की कोशिश करेगा? ये बोलने की कोशिश करेगा ए की वजह से प्रेशर एक्स डायरेक्शन में चेंज करेगा जिस तरह से जी की वजह से प्रेशर वाई डायरेक्शन में चेंज करता है. हम लोग जानते हैं कि जी की वजह से प्रेशर वाई डायरेक्शन में कैसे चेंज करता है. अगर आप अंदर जाते हो प्रेशर बढ़ता है और रो जी एच के अमाउंट से बढ़ता है. सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी ये बढ़ेगा, रो ए एक्स के अमाउंट से बढ़ेगा. तो उसके लिए हम प्रेशर ग्रेडियंट लिख लेते हैं. प्रेशर ग्रेडियंट. जब हम प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक्स का ग्रेडियंट अलग आएगा, वाई डायरेक्शन का अलग आएगा. सो एक्स डायरेक्शन का क्या होता है? सो इसके लिखेंगे डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर. एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए आ रहा है इसलिए ए लिख देंगे. सो दिस इज इक्वेशन गोइंग टू बी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. अगर हमने एक्स इस डायरेक्शन में लिया जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है, अगर जिस डायरेक्शन में एक्स कंसीडर किया है ए उसके अपोजिट है तो फिर माइनस ए एक्स लिख लेंगे, इजंट इट. सो ये इक्वेशन बन जाएगी. अगर ये इक्वेशन एक्स डायरेक्शन की है तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग ये लिखने वाले हैं कि डी पी इज इक्वल टू रो ए डी एक्स. जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया. इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. कैसे? सपोज कर लिए अपने को कुछ पॉइंट्स बताता है, जैसे कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 1 पॉइंट और इस पॉइंट का नाम है 2 पॉइंट है. तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1 और 2 में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा. तो हम बोलेंगे कि ए की डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो 2 का प्रेशर ज़्यादा होगा. सो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि P2 माइनस P1 कितना होगा. सो P2 माइनस P1 डेल्टा पी एक्स डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा. इसके लिए आपको डेंसिटी लिखनी है, एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन लिखना है और कितना इनके बीच का एक्स है वो पता करना है. अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस एल हो जाएगा तो एल के बराबर हो जाएगा. So this was the rule. On this based we can calculate the pressure difference in x direction. तो यहाँ पर x डायरेक्शन में भी प्रेशर वैरी करता है और वो a पर डिपेंड कर रहा होता है. और आप जानते हो अगर a को 0 कर देंगे तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा. जिस तरह से हम लोगों ने x डायरेक्शन में लिखा y डायरेक्शन में एग्जैक्टली हम इसको यूज़ करते हैं. सो डी पी अपॉन डी वाई प्रेशर ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन इज गोइंग टू बी रो इंटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन. y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g है तो इसको हम यूज़ करेंगे. दैट विल कम डी पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी वाई.
और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू रो जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जिससे आप पहले से भी अवेयर हैं। सो जिस तरह से वाई डायरेक्शन में स्टोरी चलती है, एक्स डायरेक्शन में भी उसी तरह से स्टोरी चलेगी अगर कोई एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आता है कंटेनर के रिस्पेक्ट में। जब तक सपोज कर लीजिए एक और एक्सट्रीम पॉइंट लिखते हैं कि ये जो पॉइंट 3 है और आपसे कोई बोलता है कि 1 और 3 में कंपेयर करना है। सो कोई हम बोलेंगे कि जी डाउन साइड जा रहा है इसलिए 3 का प्रेशर ज़्यादा होगा, 1 का प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, P3 माइनस P1। इसकी वैल्यू आएगी डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन इंटू द डिस्प्लेसमेंट और बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विच इज़ H। सो हम P1 और P2 को कंपेयर कर सकते हैं, P3 P1 को कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम P2 P3 को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ क्लोज कम्प्लीटली फिल्ड क्लोज कंटेनर एक्सेलरेटिंग केस में आप पाओगे कि एक्स डायरेक्शन की वेरिएशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, वाई डायरेक्शन की वेरिएशन के लिए इस प्रेशर ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं और फिर दोनों को यूज़ करके अपना आंसर दे देते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है उसका स्टेटमेंट मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एज पर दिस स्टेटमेंट वी कैन से कि अगर किसी कन्फाइंड लिक्विड में या फ्लूइड में हम किसी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर सारे पॉइंट्स पर डिस्प्लेस हो जाता है या सारे पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड मैनर पे। मीनिंग इज दिस, मैं इस पर शॉर्ट पे लिखता हूँ कि इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट of a confined liquid is changed, then this change gets transmitted to all other points in undiminished manner। क्या मीनिंग है, इस मीनिंग को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स इज कि किसी एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो, किस तरह के फ्लूइड पर या लिक्विड पर जो कन्फाइंड होता है, तो ये जो चेंज होता है वो ट्रांसमिट होता है सभी पॉइंट पर, ऑल अदर पॉइंट्स पर, और अनडिमिनिश्ड मैनर पर होता है। दैट मीन्स जितने अमाउंट से आपने चेंज किया है सेम अमाउंट से चेंज हर एक पॉइंट पर विजिबल हो जाता है, हर एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। दैट इज़ व्हाट दिस पास्कल्स लॉ इज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि लेट से अगर हम एक इस तरह का कंटेनर बनाते हैं और इस पर लिक्विड को हमने फिल किया हुआ है, लेट से कि ये ओपन है और इस पर एक लिक्विड को हमने इस तरह से फिल कर दिया, और ये ऑब्वियस पॉइंट भी है। आप देखोगे किस तरह से ऑब्वियस है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि लेट्स एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि h डेप्थ डाउन साइड है, और इस h डेप्थ डाउन साइड पॉइंट पर प्रेशर अगर आपको लिखना होता है तो यू गॉट फॉर्मूला फॉर दैट कि उस पॉइंट का जो प्रेशर होता है, प्रेशर एट दैट पॉइंट इज P0 प्लस रो GH रहता है। नहीं, सपोज कर लीजिए कि जो आउटसाइड का या इसके जस्ट आउटसाइड प्रेशर P0 था, इस पर अगर हम डेल्टा पी का चेंज लेके आते हैं, डेल्टा पी का चेंज लाते हैं यानी बढ़ा देते हैं प्रेशर को, तो क्या ये इस 1 पॉइंट का प्रेशर भी डेल्टा पी से बढ़ जाएगा। सो पहले तो ये रहा होगा 1 पॉइंट का प्रेशर, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में अगर ये पी डैश हो जाता है तो पी डैश आप लिखोगे P0 प्लस डेल्टा पी प्लस रो GH। सो दैट मीन्स जितना आउटसाइड प्रेशर था उसके बाद रो GH का गेन आ जा रहा है। पॉइंट इसकी जो आउटसाइड के प्रेशर में डेल्टा पी का चेंज आया, सेम चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेम चेंज आपको हर एक पॉइंट पर देखने को मिलेगा, नो मैटर कौन सा पॉइंट आप लिक्विड के इनसाइड में लेते हो। सो सभी पॉइंट का प्रेशर उसी अमाउंट से बढ़ता है या चेंज होता है जिस अमाउंट से आपने चेंज किया है किसी एक पॉइंट पर, और दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इज दिस, और स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। सो दैट चेंज मूव्स अनडिमिनिश्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि अगर हमने डेल्टा पी से यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा पी से कम से आएगा या ज़्यादा से आएगा, नहीं, सेम अमाउंट से आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, और वो पास्कल्स के इस लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है, जिससे हम अभी अपने लर्न किया कि प्रेशर एक पॉइंट पर बढ़ाते हैं हर पॉइंट पर बढ़ जाता है।
तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको आपको लिफ्ट करना, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लेट से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसको एम मास को, और आप इसको लिफ्ट कराना चाहते हैं। तो जब अगर आप इसको लिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको एम के बराबर फोर्स लगाना चाहिए अप साइड। अगर आपने फोर्स लगाया तो लिफ्ट कर जाएगा, बट सपोज के लिए आप एम के बराबर फोर्स नहीं लगा पाते हैं, तो कम फोर्स लगा करके भी इसको लिफ्ट किया जा सकता है। हाउ? लेट्स से कि यहाँ पर भी एक मासलेस, ऑलमोस्ट मासलेस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी ऑलमोस्ट मासलेस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा फोर्स लगाना होगा। लेट्स से ये F1 फोर्स लगाया, और लेट्स से कि ये जो चैनल आपको दिख रहा है, लिम्ब दिख रहा है, इस लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। ये जो लिम्ब दिख रहा है, ये बड़ा सा लिम्ब है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। सो अगर आपने F1 फोर्स इस पर लगाया तो F1 फोर्स कम फोर्स होगा, और इस कम फोर्स से इस बड़ा मास को हम उठा सकते हैं। सो लिफ्ट का मतलब क्या होता है? यू गिव अ स्मॉलर फोर्स एंड यू गेट अ बिगर फोर्स। सो ये फोर्स को मैग्नीफाई करने के काम करता है। अच्छा, अगर आपने F1 फोर्स यहाँ पर लगाया A1 एरिया पर, देन यू विल रियलाइज कि इसके इनसाइड यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। कितने से डेल्टा पी हो जाएगा? कैन वी से कि डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी F1/A1 से। So this will be increase in delta P, increase in pressure just below this point. So अगर उस पॉइंट का प्रेशर F1/A1 से बड़ा है तो हर एक पॉइंट का, जितने भी पॉइंट इस लिक्विड में पाए जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स का प्रेशर इसी अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो दूसरे एंड पर है उसका भी प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका एरिया A2 है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा F2। और कैन वी से कि ये जो F2 फोर्स आएगा, ये F2 फोर्स आएगा बढ़े हुए प्रेशर की वजह से, डेल्टा P इंटू A2। सो डेल्टा P विच इंक्रीजेस एट वन लोकेशन गोज टू द अनदर लोकेशन, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाउ इट्स डन। F2 की जो वैल्यू आएगी दैट कुड बी रिटन एज डेल्टा P विच इज F1/A1 इंटू A2। ओवरऑल ये बन जाएगा अपने लिए। अब आपको क्या करना है कि F2 की वैल्यू कितनी अचीव करनी है? mg के बराबर या उससे ज़्यादा। तो अगर F2 की वैल्यू mg या उससे ज़्यादा हो गया तो फिर ये mg को लिफ्ट कर ले जाएगा। सो mg को लिफ्ट करने के लिए F2 को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखोगे कि A2 की वैल्यू ज़्यादा है, ये डिलिबरेटली ऐसे डिज़ाइन किया गया कि A2 एरिया इज़ बिगर देन A1 एरिया। सो A2 ज़्यादा है, A1 छोटा है, तो दोनों का रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो फिर ये जो F2 आएगा वो F1 से काफ़ी बड़ा आएगा। इसका मतलब है F1 छोटा होगा, F2 बड़ा होगा, तो कम फोर्स लेकर के हम एक लार्ज फोर्स को अचीव कर सकते हैं। कई बार हम लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं, F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1। जो फोर्सेस का रेशियो है वो उनके एरियाज के रेशियो के करस्पॉन्डिंग आता है, और सिंस A2/A1 1 से बड़ा होगा, इसलिए F2/F1 को 1 से बड़ा होना चाहिए। हेंस स्मॉलर फोर्स लेकर के हम बड़ा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड फोर्स मैग्निफिकेशन। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, एक फोर्स के बारे में पूछा जाएगा वो आप इजीली बता सकते हो। समटाइम पीपल डू रिमेंबर लाइक दिस, F1/A1 the pressure increase at one location is equal to pressure increase in another location. So that's the principle on which this hydraulic lift works. इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। फाइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बताता है कि जब बॉडीज किसी फ्लूइड पर फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर उसमें सबमर्ज्ड होते हैं कम्प्लीटली, तो फिर फ्लूइड उस पर एक फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में, और उसको हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। उसके बारे में ये बोलता है। सो लेट मी राइट इन शॉर्ट कि क्या इसको बोला जा सकता है। सो इट सेज व्हेन अ बॉडी is partly or completely submerged into a liquid, then liquid applies a force on the body this force is known as, अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा लिख दे रहा हूँ और शॉर्ट किया जा सकता था। दिस फोर्स इज नोन एज
buoyant force, or force of buoyancy, or we can call it as upthrust force. सो ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है, किधर एक्ट कर रहा होता है मैं पिक्चर से ड्रॉ कर देता हूँ. अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करता है, इफेक्टिव ग्रेविटी के. सो दैट्स गोइंग टू बी बाइंड फोर्स, लेट्स से राइटिंग एफ बी. और कहाँ पर एक्ट करेगा, तो जितना पोर्शन इसने सबमर्ज हुआ है उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा वहाँ पर एक्ट करेगा. एंड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी अपोजिट टू द ग्रेविटी, and magnitude is going to be equal to the amount of liquid displaced. So this FB is going to be equal to weight of displaced liquid. Displaced liquid. So जो displaced liquid है उसके weight के बराबर होता है. अच्छा, डिस्प्लेस लिक्विड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है. डिस्प्लेस लिक्विड को कैलकुलेट करने, उसके वेट को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेस लिक्विड का मास लिखेंगे और ग्रेविटी लिख देंगे. अच्छा, मास को कैसे लिखेंगे, सिंस ये लिक्विड का है तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड लिख सकते हैं, डेंसिटी लिक्विड की लिख सकते हैं इनटू जी. सो ये फार्मूला बन जाता है. सो फार्मूला इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू सबमर्ज्ड वॉल्यूम लिक्विड डेंसिटी इनटू ग्रेविटी. अब इस पर डिफरेंट वेरिएशंस कर सकता है, जैसे लेफ्ट पे रखेगा तो ग्रेविटी बदल जाएगी, है ना, और लिक्विड की डेंसिटी आपको देगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम आपको देगा, और उसके हम बायंसी फोर्स बता देंगे. तो जब कभी एफबीडी बनाएंगे उन ऑब्जेक्ट्स का जो लिक्विड पे पार्सली या कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हैं, तो अपार्ट फ्रॉम अदर फोर्सेस अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बाइंड फोर्स ज़रूर लगाना पड़ेगा. और इस बाइंड फोर्स को लगा करके हम ये बता सकते हैं कि लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. जितना लिक्विड फोर्स बॉडी पर अप्लाई करेगा, बॉडी लिक्विड पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, अगर हम पूरे पार्ट को एक सिस्टम बना करके देखते हैं. लेकिन अगर बॉडी को देखते हैं तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा. केवल लिक्विड को देखते हैं देन आल्सो इट विल बिकम एन एक्सटर्नल फोर्स. सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि इसके जिससे आपका डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ पर हम वॉल्यूम लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं, ग्रेविटी लिखते हैं. वॉल्यूम कौन सा लिखते हैं, पूरी बॉडी का वॉल्यूम नहीं लिखते, ना ही पूरे लिक्विड का वॉल्यूम लिखते हैं. हम केवल वो वॉल्यूम लिखते हैं जितना बॉडी सबमर्ज्ड होती है लिक्विड के इनसाइड में, तो इसलिए सबमर्ज्ड वॉल्यूम लिखने का है. फिर डेंसिटी कौन सा लिखना है, बॉडी का डेंसिटी नहीं लिखते, ये लिक्विड यानी फ्लूइड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस फ्लूइड का डेंसिटी लिखते हैं. और ग्रेविटी तो आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ से हम ग्रेविटी को यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. इस इज देयर इज अ क्यूब जो कि वुड का बना हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर. आपको बताना फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब विच इज़ आउटसाइड द वाटर, आपको डेंसिटीज दी गई है. सो ये आपके पास क्यूब है और दिस इज़ वाटर. सो सिंस ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है इस पर टोटल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. जब इसका बीडी बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, सो उस पर आपको नज़र आएगा कि इसका खुद का वेट नीचे काम करेगा और एक बायंसी फोर्स ऊपर काम करेगा. इन केस ये फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स नॉट मूविंग इक्विलिब्रियम है, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे. एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बायंसी फोर्स डब्ल्यू के वेट के बराबर रहना चाहिए. बायंसी फोर्स कितना लिखेंगे, उसके लिए आएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर ओवर हेयर इंटू जी. वेट को क्या लिखेंगे, वेट को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वुड जो कि मटेरियल है इंटू जी. इन दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने को पता चलेगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम. दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, isn't it? Now submerged volume upon cube volume, this is basically the fraction of volume which is submerged. वुड की डेंसिटी आपको 8000 दी गई, 800 दिया गया एंड ये 1000 होता है. सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 0.8. तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है. सो सबमर्ज्ड फ्रैक्शन इज 0.8. तो आउटसाइड कितना हो जाएगा, सो वी कैन से फ्रैक्शन आउटसाइड is going to be, hence fraction outside is going to be 1 minus v submerged divided by v of the cube
टोटल में टोटल होगा 1 में से उसको अगर हम रिप्लेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सबमर्ज वाला फ्रैक्शन, तो अपने को मिल जाएगा आउटसाइड वाला फ्रैक्शन. सो दैट इज गोइंग टू बी 0.2. सो अब ऐसा बोल सकते हो 0 पॉइंट फ्रैक्शन जो है वो आउटसाइड है और 0.8 फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है, या फिर ऐसे बोलो 80% सबमर्ज्ड है, 20% आउटसाइड है. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कंपेयर करके. सो पॉइंट इसकी बायंसी कैसे कैलकुलेट करना होता है, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स. और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, फिर न्यूटन्स लॉज लगाएंगे, फिर उसकी ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो नया फोर्स लर्न किया है, एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व एंड गेट अ गुड आंसर. ओके, सो दैट्स फॉर अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो इस पर हम लोगों ने पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखा. और उससे पहले जो था वो रोटेशन और क्लोज्ड कंटेनर का केस था. ऑल आर इम्पोर्टेंट. So that's all for this video lecture. We will proceed further in the next lecture. Thank you everyone.